हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज कॉल्ड लिंकर एरर। लिंकर एरर यहाँ पे किसे बोलेंगे, इस वर्ड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लिंकर मतलब लिंक करने में जहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, द प्रोग्राम सिंपली डज नॉट डू वट यू वॉन्ट इट टू डू। आप चाहते थे आपका प्रोग्राम जो है वो 3 नंबर का सम करे, बट वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है माइनस, कुछ और कर रहा है, कुछ भी कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, बट वो क्या नहीं कर रहा जो आप उससे करवाना चाहते थे। क्या इसे लिंकर एरर बोलते हैं? तो ये हमें सोचना है। इसका लिंकर से कोई भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, इट इंडिकेट्स समथिंग दैट मस्ट बी फिक्स्ड बिफोर द कोड कैन बी कंपाइल्ड। लिंकर एरर वो होती है जो आपको इंडिकेट करे कि आप कुछ ना कुछ सही करो कंपाइल करने से पहले। कोई आपने कोड बनाया, उसे आप कंपाइल करने से पहले क्या करो, उसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, उसे आप फिक्स करो। ये भी हमारी लिंकिंग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, देयर इज समथिंग रॉन्ग बट नॉट समथिंग दैट विल प्रिवेंट द कोड फ्रॉम बीइंग कंपाइल्ड। आपके कोड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो कंपाइल्ड करने वाला कोड है वो कंपाइल ही ना करे, है ना। कंपाइल कर सकते हैं बट हमें पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। तो ये ऑप्शन भी अभी देखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, कोड डज नॉट हैव सिंटैक्स एरर। कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, बट दैट सम फंक्शन और लाइब्रेरी दैट इज नीडेड कैन नॉट बी फाउंड। आपके प्रोग्राम में आपने सम फंक्शन को यूज़ किया, बट ये फंक्शन जिस लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करता है वो उसे नहीं मिल रही। या फिर आपने कोई फंक्शन यूज़ किया और वो फंक्शन जिस भी क्लास में या जहाँ पे भी वो डिफाइन है वो उसे नहीं मिल रही। तो बिल्कुल हमारा लिंकिंग एरर इसी चीज़ को डिनोट करता है कि आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हो, बट वहाँ पे जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है उस टाइम उसे जो जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल नहीं रही, और इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ये भी आपको यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोबी प्रीमियर, एप्पल आई मूवीज़ और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मूवी मेकर 2, ये सब किसके एग्जाम्पल है। तो देखो, एडोबी का मैंने यहाँ पे लगा दिया, प्रीमियर वर्जन के ये साइन होता है। एप्पल के अंदर जो आई मूवीज़ वाली जो एक एप्लीकेशन है उसका साइन ये होता है, और माइक्रोसॉफ्ट में मूवी मेकर जो है उसका साइन ये होता है। तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और ये सब क्या क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, डिजिटल कैमरा सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, और ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो वीडियो अगर आपको एडिटिंग करनी है उसमें हम आई मूवीज़ का भी यूज़ लेते हैं, और एडोबी का अपना खुद का एक प्रीमियर सॉफ्टवेयर है। ये नाम आपने बहुत ही सुना भी होगा, काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ये वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये तीनों जो ऑप्शंस है, ये तीनों एग्जाम्पल है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग 64:1 मल्टीप्लेक्सर। आपके पास एक मल्टीप्लेक्सर है जिसमें आपने 64 इनपुट दे रखे हैं, और ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये आपने देखा होगा, मल्टीपल इन होते हैं और एक सिंगल आउट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है। यहाँ पे 64 इनपुट्स हैं और एक सिंगल हमारा आउटपुट हमें मिलेगा। ये बोल रहे हैं 64:1 मल्टीप्लेक्सर को आप 8:1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर अगर डिवाइड करो तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, बट पहले आप इसे कॉन्सेप्ट को समझो। ये बोल रहा है इनपुट में हमें 64 नहीं चाहिए, इनपुट में हमें सिर्फ 8 चाहिए। इनपुट में अगर 8 लेंगे तो मान लेते हैं इसमें हमें इनपुट हमने दे दिए 8, ठीक है। 8 इनपुट हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसका एक आउटपुट आ गया। फिर हमने 8:1 मल्टीप्लेक्सर एक और बनाया, ये भी सारे इनपुट कितने हैं 8, इसका भी एक सिंगल आउटपुट आ गया। अभी तक टोटल मिला के कितने इनपुट हो गए 16, करने कितने हैं 64। तो फिर से हमने एक मल्टीप्लेक्सर बनाया 8:1 का,
और सिंगल एक आउटपुट आ गया। अब हो गए हमारे 24। सिंपली आप दिमाग लगाओ कि जब हमें 64 इनपुट चाहिए, हमारे पास डिवाइड करने के लिए क्या है कि 8 के अंदर ही हमें एक ग्रुप बनाना है, एक मल्टीप्लेक्सर बनाना है 8 का। तो 64 को आप सिंपली डिवाइड कर दो 8 से, 8 8 64। इट मीन्स आपको यहाँ पे 8 मल्टीप्लेक्सर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। इन सब के एक एक सिंगल आउटपुट आएंगे। अब आप ये देखो कि 8 8 करके हमने 64 इनपुट तो दे दिए, ये सारे मिला के देखेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 64 इनपुट। बट आउटपुट यहाँ पे कितने हैं, जितने मल्टीप्लेक्सर आप यूज़ लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे मिला के कर लेते हैं 8। अगर 64 इनपुट लेने के लिए आप 8x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ लोगे तो आपको 8 मल्टीप्लेक्सर लगाने पड़ेंगे। उन सब में आप 64 इनपुट दे सकते हो, बट आउटपुट में भी हमें कितने आउटपुट मिल रहे हैं 8। इसका मतलब इस 8 को भी एडजस्ट करने के लिए हमें एक और मल्टीप्लेक्सर का यूज़ लेना पड़ेगा, जिसमें ये जितने भी इनपुट आपने, ये जितने भी आउटपुट आप देख रहे हो 8 के 8 है ना, इन सब को हम क्या करेंगे इस वाले मल्टीप्लेक्सर में इनपुट बना देंगे। तो ये सब हो जाएंगे 8 और सब मिला के 8x1 मल्टीप्लेक्सर। अब इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1 आउटपुट। मतलब 64 आपने इनपुट दिए, आपको एक यहाँ पे आउटपुट मिला। ये पूछ रहे आपने कितने मिनिमम नंबर ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ लिया, तो 8 तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ पे 8 आ गए। एक एक्स्ट्रा भी हमें लेना पड़ेगा लास्ट वाले आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए, तो 9, ये हो जाएगा 8 + 1 9। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। आपको 9 8x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके 64x1 मल्टीप्लेक्सर आप बना सकते हो। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जैसे आपको बोले कि 64x1 मल्टीप्लेक्सर आपको बनाना है, इसको बनाना कैसे है, आपको यूज़ करना है 8x1 मल्टीप्लेक्सर का। तो आप सिंपली 64 को डिवाइड करो 8 से, 8 8 64, इसमें एक ऐड कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 8 मल्टीप्लेक्सर बनाने के बाद में इन सब के एक एक आउटपुट आएंगे। उस सब आउटपुट को हमें एक और मल्टीप्लेक्सर का यूज़ लेके सिंगल आउटपुट में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये बहुत ही कमाल की है, 1 सेकेंड में आपका आंसर निकाल देगी। इतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो यही है कि नंबर ऑफ़ मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट कितनी है m×1 में, अगर हमें n×1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो m-1 कर देंगे, n-1 कर देंगे। m है 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 63/7। जो मल्टीप्लेक्सर आपको बनाना है वो आप ऊपर रखो, उसमें से 1 को माइनस कर दो। फिर जिसका यूज़ करके 8x1 का यूज़ करके आपको एक मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो उसमें से भी 1 माइनस करो, 63/7 आगे, और 7 निम 63। या तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लो, या फिर आपको जो मैंने बताया है कि 64x1 मल्टीप्लेक्सर आपको बनाना है और 8x1 वाला मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है, उसका डिवाइड करो, उसमें आपको हमेशा 1 ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 9। कोई भी हो, अपने को क्वेश्चन का आंसर निकालना है, जल्दी से जल्दी निकालना है आपको, जो भी ट्रिक समझ आए आप वहाँ से करो। और ये एक मल्टीप्लेक्सर की हमने फ़ोटो दी। 8x1 मल्टीप्लेक्सर दिखने में कैसा होता है, उसमें 8 इनपुट्स होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें सी का प्रोग्राम दिया है, इसका हमें आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, मेन फंक्शन इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल x एंड y यहाँ पे यूज़ लिए हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ लिया। देन एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है कि रीड द इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड, ये देते हैं हम यूज़र के लिए, और x मतलब यूज़र जो भी देगा वो हमें स्कैन करना है, मेमोरी में लेना है और उस वैल्यू को हम x के अंदर रख देंगे। एक राइट शिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पे किया, देन x की वैल्यू को हमने y में डाला और प्रिंट आउट हम दे रहे हैं y की वैल्यू को। पूरा फंक्शन है क्या देखेंगे,
और ये बता भी रहा है कि हमें क्या रीड करना है कीबोर्ड से, 8 हमने यहाँ पे कीबोर्ड से रीड किया और रीड करके हमने उसकी वैल्यू को x के अंदर रख दिया। नेक्स्ट है कि x को हम 2 नंबर से राइट शिफ्ट करेंगे। इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये वाला जो सिंबल है ये है राइट शिफ्ट का, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है ये कैसा राइट शिफ्ट है, ये बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। बिट वाइज मतलब वो न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू पे काम नहीं करेगा। आपको सबसे पहले बिट फॉर्म के अंदर पूरा डेटा लिखना पड़ेगा। बिट वाइज कहीं पे भी नाम आएगा तो आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो बिट्स के ऊपर करना है। और बिट आपको पता होनी चाहिए, बिट की हमेशा 2 ही वैल्यू होती है, या फिर 0 या फिर 1। 8 कुछ नहीं होता बिट में। 8 को हम बाइनरी में पहले बिट में हम कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसके ऊपर एक राइट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे। और कितनी बार करना है, 2 बार। प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 4 8 और इस तरह से ये आगे चलती रहती है। 8 के बाद 16 देन 32। 8 हमें पूरे करने हैं तो देखो हम 1 कहाँ पे लिखेंगे, 0 कहाँ पे लिखेंगे। अब अगर हम इन तीनों को 1 करेंगे तो देखो 4 और 2 6 और 1 7। 7 नहीं चाहिए हमें, कितने चाहिए टोटल 8। तो हम यहाँ पे तो सब जगह 0 रखेंगे, 8 पर रखेंगे 1। इस तरह से ये इसका बिट वाइज कन्वर्जन हो गया। वैल्यू क्या आ गई, 1 0 0 0। इसको हमें राइट में 2 बार शिफ्ट करना है। तो देखो राइट में जब 2 बार शिफ्ट करेंगे, पहला शिफ्ट होगा तो ये 0 बाहर चला जाएगा, ये 0 इसकी जगह आ जाएगा, ये वाला 0 इसकी जगह आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इस 1 की जगह पे क्या आएगा, 0। ये हुआ 1 शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में क्या होगा, एक बार और हमें शिफ्ट करना है। ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, मतलब जो 0 बाहर चले गए राइट शिफ्ट में वो लैप्स हो जाएंगे, कहीं पे उनका हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे 1 भी होता, अगर वो राइट शिफ्ट में बाहर हो जाएगा तो वो लैप्स हो जाएगा। ये 0 आ गया इस 0 की जगह पे, ये 1 आ गया इस 0 की जगह पे, और ये 0 आ जाएगा इस 0 की जगह पे। आगे 0 अपने आप लग जाएगा। वैल्यू तो थी 1 0 0 0। 2 बार जब हमने इसको राइट शिफ्ट किया तो हमें वैल्यू मिली 0 0 1 0। अब ये वैल्यू आप बताओ क्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे 1 2 4 8। 1 किस पे है, 2 के ऊपर। तो देखो 8 से जब 2 बार राइट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे तो वैल्यू क्या रह गई, 2। अब बोल रहे जो भी x की वैल्यू रही है उसे आप y में मतलब शिफ्ट कर दो, रख दो, असाइन कर दो। तो y के अंदर वैल्यू आ गई 2 और आउटपुट में हमें y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लॉजिक एक्सप्रेशन a एंड b और c। ये जो ऑपरेटर है वो है और का, ये ऑपरेटर है एंड का। ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इनपुट। अब ये सेट ऑफ इनपुट किस में दे रखा, बिट्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है, या फिर हम बोलें कि बाइनरी फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में हमें डेटा दे रखा है। ये ऑपरेशन भी हमें कैसे फॉर्म पे ही करने हैं, अप्लाई करने हैं 0 1 में। तो आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू है 0 1 0 1, c की वैल्यू है 0 1 1 1। इनके ऊपर हमें क्या करना है, और ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन को हम प्लस की तरह भी ले सकते हैं, इसे हम इस तरह से इस वाले साइन में भी लिख सकते हैं। 1 और 1 क्या होता है, 1। 0 और 1 और ऑपरेशन में क्या होगा, 1। 1 और 1 में भी 1। 0 और 0 में 0। और ऑपरेशन में आपको ध्यान रखना है 4 कंडीशन होती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। आपको अगर एक भी 1 दिखे तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। और 0 कब होगी, जब आपको दोनों वैल्यू 0 मिले। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। अब ये जो हमारा रिजल्ट है उसका एंड करना है a की वैल्यू से, तो यहीं पे कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है, 0 1 0 0। और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, या फिर इसको हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 का एंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो ये तो टेबल होती है और की,
और एक एंड की टेबल और हम बना लेते हैं यहाँ पे। जब 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारी एंड की टेबल है। इसमें अगर आपको एक बार भी 0 मिलेगा तो हमेशा वैल्यू 0 होगी। मल्टीप्लाई में आप याद करो, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 0 से क्या मिलता है? 0। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। एक 0 आते ही आपको क्या करना है, देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 मिलेगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 0 मिलेगा। 1 कब मिलेगा? जब दोनों संख्याएं हमें 1 मिले। 1 × 1 = 1। यहाँ पे एक 0 आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे फिर से 0 आ गया तो इसका आंसर भी 0। ये 1 और 1 है तो दोनों का आंसर हो जाएगा 1। 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 0 1 0 0। ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ए डॉक्यूमेंट। आपको एक टैग बताना है, HTML के अंदर हम लगाते हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट ए डॉक्यूमेंट, और इसे हम बोलते हैं कि कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट की, कोई पेज की आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे बोला जाता है मेटा डेटा। बट ये कंफ्यूज करने के लिए देखो आपको टैग दिए हैं HTML, मेटा नाम से भी इन्होंने टैग दे दिया, हेड नाम से भी टैग दे दिया, और डिटेल्स। ठीक है, तो HTML तो ऐसा कुछ नहीं है। HTML का कोड लिखने के लिए हमारे पास एक कंपलसरी टैग HTML आपको लगाना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन नहीं देता डॉक्यूमेंट की, ये आपको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से आपका जो वेब पेज है उसका कोडिंग शुरू हो चुका है और वो HTML में लिखी हुई है। नंबर 2 पे आता है मेटा, इसकी बात करेंगे, और फिर आता है हेड। तो देखो हेड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट ए डॉक्यूमेंट। आपका जो भी वेब पेज है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हेड में होती है। हेड के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन आपको कभी भी वेब पेज पे नहीं दिखाई देती या कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देती। और अगर बात करें मेटा की, तो हेड के अंदर एक और टैग होता है मेटा जिसे हम यूज़ लेते हैं। बट यहाँ पे बात की है कि एक डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग हम यूज़ लेते हैं वो है हमारा हेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो, एक्सिनोस। तो ये सब क्या है? टाइप ऑफ प्रोसेसर, टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, ऐप्स हैं, या फिर दे आर ब्रांड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ये कोई स्टोरेज डिवाइसेस की ब्रांड है या फिर ये ब्रांड है मेमोरीज की। तो ये सारे आपने फ़ोन आप आजकल यूज़ लेते हो, उन सब में हम जैसे जैसे जो हमारे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं, प्रोसेसर आते रहते हैं, उनके नाम सुनते रहते हैं, और ये सारे के सारे हैं टाइप ऑफ प्रोसेसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव मेथड एक्सप्रेस्ड एज ए फाइनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कैलकुलेटिंग ए फंक्शन। एक फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, एक फंक्शन को बनाने के लिए हमारे पास एक फाइनाइट मतलब लिमिटेड, फाइनाइट वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, या इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एक एल्गोरिदम, एक डेटा स्ट्रक्चर, एक कंपाइलर, या फिर प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको पता होना चाहिए मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ करती है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। और कंपाइलर होता है कोड को कंपाइल करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो डेटा है, आपका जो प्रोग्राम है, वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर सेव होगा, स्टैक में होगा, क्यू में होगा, एरे में होगा, वो सब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स। और एक एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम की अगर हम डेफिनेशन देखें वो क्या होती है? ए फाइनाइट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और वो भी इंस्ट्रक्शन कैसी होती है? वेल डिफाइंड होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सीमाफोर। सीमाफोर के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? अब आपको इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सीमाफोर का आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छे से आप तब कवर कर पाओगे जब आपको एक्चुअल में सीमाफोर का पता होगा। तो सीमाफोर जो होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक मेमोरी का यूज़ लेते हैं, उसके साथ में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है,
और मल्टी टास्किंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। इस मेमोरी को कभी कोई प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। मल्टी टास्किंग मतलब वहाँ पे एक सिंगल सोर्स जो होता है, मेमोरी होती है, फाइल्स होती है, उन सब का यूज़ ये सारे प्रोसेसर सभी फाइल्स आपस में कर रही होती है। इस मल्टीटास्किंग को अच्छे से करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स भी होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। उनमें से एक है सीमाफोर, जो कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है कि एक क्रिटिकल सेक्शन होता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है कि इसका डेटा सिर्फ एक बंदा यूज़ कर सकता है। अगर 2 जने इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ जाएं, इसका मतलब है कि वहाँ पे डेडलॉक, यहाँ पे सिस्टम डेडलॉक में जा सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है सिस्टम के साथ में। मल्टीपल जो प्रोसेस होती हैं वो इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर में नहीं आनी चाहिए, एक ही प्रोसेस इसके अंदर आ सकती है। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने ये क्रिटिकल सेक्शन बना रखा है। अब इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, म्यूटेक्स भी होते हैं, सीमाफोर का कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ करते हैं, वेट एंड बाउंड की भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पीटरसन सॉल्यूशन भी आपने सुना होगा। तो ये सारे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनमें से एक हम पढ़ते हैं सीमाफोर। सीमाफोर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करता है। 2 तरह का होता है, एक होता है इसमें काउंटिंग सीमाफोर, और इसमें दूसरा आपने सुना होगा बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर के अंदर सिर्फ सीमाफोर की 2 ही वैल्यू हो सकती है, 0 या फिर 1। और काउंटिंग सीमाफोर में आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अब इसमें ये ऑप्शंस में बोल क्या रहा है कि जब एक प्रोसेस मॉडिफाई करती है सीमाफोर की वैल्यू को, जैसे कोई भी अगर प्रोसेस अंदर आएगी, सीमाफोर की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1 और 1 से हो जाएगी 0। अब इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? जब आप उस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन लेना होगा तब वो वैल्यू को सिग्नल करेगा। सिग्नल मतलब 0 से 1 करना। और जब वो इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को, इस क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ेगा, देन वो उस वैल्यू को 1 को 0 कर देगा, ताकि दूसरा कोई आए तो वो आराम से क्रिटिकल सेक्शन में आ सके। 0 से 1 करेगा तब तो सिग्नल होगा, और 1 से 0 करेगा तो क्या होगा? वेट होगा। ये 2 ऑपरेशन होते हैं, इनमें इन ऑपरेशन के और भी नाम होते हैं। ये सब हम सीमाफोर कॉन्सेप्ट को जब देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम एक्चुअल में सीमाफोर होता क्या है। जब भी एक प्रोसेस मॉडिफाई करेगा सीमाफोर की वैल्यू को, नो अदर प्रोसेस कैन साइमल्टेनियसली मॉडिफाई द सेम सीमाफोर वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है। कोई प्रोसेस है वो जब अंदर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में तो वो सीमाफोर की वैल्यू को क्या करेगी? 0 से कर देगी 1, और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ेगी तो इस सेम सीमाफोर वैल्यू की वो वैल्यू को 0 अपडेट कर देगी, ताकि दूसरी प्रोसेस आराम से आ जाए। और जब तक सीमाफोर की वैल्यू 1 है तब तक, जैसे अगर उसने कोई वैल्यू को मॉडिफाई किया और नो अदर प्रोसेस कैन साइमल्टेनियसली, उस समय, उस टाइम पे साइमल्टेनियसली, उस समय जब सीमाफोर की वैल्यू 1 है, एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो कोई अदर प्रोसेस इस सीमाफोर वैल्यू को नहीं चेंज कर सकती। ये सेम प्रोसेस ही बाहर आके इस सीमाफोर की वैल्यू को 0 करेगी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है कि एन इंटीजर वेरिएबल दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, एक इंटीजर वेरिएबल है, मान लेते हैं ऐसी है, उसको अगर हम इनिशियलाइज कर दें एक वैल्यू से, तो इस एक फंक्शन को छोड़ के, इनिशियलाइजेशन वाली प्रोसेस को छोड़ के, इज एक्सेस्ड ओनली थ्रू 2 स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन। वो सिर्फ 2 स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन कर सकती है। एक ऑपरेशन मैंने अभी आपको बताया वेट, और दूसरा ऑपरेशन होता है सिग्नल। सिग्नल होता है 0 से किसी सीमाफोर की वैल्यू को 1 करना, और वेट होता है वेट करवाना, मतलब 1 की वैल्यू को 0 करना। 2 ही एटॉमिक ऑपरेशन पॉसिबल है, एक होता है वेट, एक होता है सिग्नल। इनिशियलाइजेशन वाले फंक्शन को छोड़ दें, सिर्फ 2 चीज़ें ही इसके ऊपर पॉसिबल होती है इंटीजर वेरिएबल पे। एक आप इसको सिग्नल कर सकते हो, दूसरा आप इसको वेट में डाल सकते हो। और काउंटिंग सीमाफोर में अगर वेट ऑपरेशन है तो 5 सीमाफोर की वैल्यू होने पे उसको 4 कर देगा। अगर 5 है तो सिग्नल में वो कर देगा 6,
ये दोनों चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी। देन थर्ड ऑप्शन है सीमाफोर इज ए सिग्नलिंग मेथड। Processes perform wait and signal operation to indicate whether they are acquiring or releasing the resources। अगर वो एक्वायर करेंगे तो सीमाफोर की वैल्यू को 0 से 1 कर देंगे, और जैसे ही वो इस क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ेंगे तो वो सीमाफोर की वैल्यू को वापस से रिलीज करेंगे। जो भी उन्होंने क्रिटिकल सेक्शन का यूज़ लिया उसे वो छोड़कर वापस से सीमाफोर की वैल्यू को 0 करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तीनों ही ऑप्शन सही है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आंसर ये चौथा वाला जो है वो सीमाफोर से नहीं रिलेटेड है, बाकी हम इसे पढ़ लेते हैं। ए प्रोसेस मस्ट एक्वायर द लॉक बिफोर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन, इट रिलीजेस द लॉक व्हेन इट एग्जिस्ट द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये डेफिनेशन अगर ये सीमाफोर में ना बोल के ये बोलता कि हम म्यूटेक्स लॉक वाले जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता, कि क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ लेने से पहले जो है एक लॉक लगा दिया जाता है। जैसे कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आएगी लॉक को हम बंद कर देंगे, जैसे कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से अपना काम करके बाहर जाएगी तो इस लॉक को हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। इस म्यूटेक्स लॉक को यूज़ नहीं करने के लिए ही हमने सीमाफोर का यूज़ किया था। एक सीमाफोर कॉन्सेप्ट हम और लेके आए थे, और इस सीमाफोर कॉन्सेप्ट के अंदर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आराम से सोल्व हो रही है। तो लॉक का तो ये काम अपने आप में ही करता है, इसके लिए कोई स्पेशल अलग से लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट चौथी स्टेटमेंट सीमाफोर से रिलेटेड नहीं है या सीमाफोर के बारे में सही नहीं है। सीमाफोर के बारे में कुछ 3 जो पर्पस होते हैं यूज़ करने के, उसको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दिया कि इट एंश्योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, और इसमें वैसे काम करता है जैसे लॉक लगाने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में काम होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एक बाथरूम है, इस बाथरूम की कंडीशन है एक बार में सिर्फ एक ही बंदा इसके अंदर जाके नहा के आ सकता है। तो पर्सन्स जो है जैसे P1 P2 P3 सब लाइन में लगे हुए हैं, एक अंदर जाएगा, जब वो नहा लेगा उसके बाद वो बाहर आएगा, देन कोई और यहाँ पे एंट्री ले सकता है P3, देन ये बाहर आएगा तो P2 अंदर चला जाएगा। एक टाइम पे 2 नहीं नहा सकते, सिर्फ एक बंदा नहाएगा। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 1 by 1। मल्टीपल काम अंदर नहीं हो सकते क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, सिर्फ एक बार में एक ही प्रोसेस अंदर जा सकती है। सेकेंड है टू एक्सेस टू ए शेयर्ड पूल। जब आप एक शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करते हो तो आप यूज़ करते हो यूजिंग ए काउंटिंग सीमाफोर। बिल्कुल हम काउंटिंग सीमाफोर का यूज़ ले सकते हैं जब आपके पास कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होती हैं। मान लेते हैं आपके पास 3 प्रिंटर हैं, तो पर्सन्स जो है वो यहाँ पे बहुत सारे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे टोटल मिला के 50 पर्सन बैठे हैं। एक बार में 3 जनों को आप काम करने दे सकते हो। जब ये तीनों अपना काम फिनिश कर देंगे, अगले जो प्रिंटिंग करने का काम है वो नेक्स्ट वाले का तब आएगा जब इनमें से कोई एक बंदा अपना काम करके निकल जाए। ये होती है काउंटिंग सीमाफोर। इसमें सीमाफोर की वैल्यू क्या रहने वाली है, 3। जैसे पहला पर्सन आया हम क्या करेंगे, वेट ऑपरेशन करेंगे कि हमने एक प्रिंटर किसी और को दे दिया। जैसे दूसरा बंदा आएगा तो हम इसकी वैल्यू को वेट करेंगे 1 पे, और जैसे कोई थर्ड पर्सन आएगा हम इसकी जो वैल्यू है उसे कर देंगे 0। ये तीनों हमने अप्लाई किए वेट ऑपरेशन। 0 वैल्यू होने के बाद अगर कोई भी प्रोसेस सीमाफोर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे प्रिंटर को यूज़ करना है, तो वो ये बोलती है कि भाई मेरे पास तो 0 वैल्यू है, मेरे पास कोई प्रिंटर फ्री नहीं है। अब बात करेंगे सिग्नल की। तो मान लेते हैं जिसको पहली बार हमने प्रिंटर दिया उसने अपना काम पूरा कर लिया और उसने जो प्रिंटर है उसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। सीमाफोर अपनी वैल्यू हाथों हाथ अपडेट करेगा 1 से। अब ये किसी एक बंदे को प्रिंटिंग करने के लिए प्रिंटर दे सकता है, ठीक है। ये होता है सिग्नल ऑपरेशन। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल शेयर्ड पूल होता है, रिसोर्सेस होती हैं, उनके अंदर हम काउंटिंग सीमाफोर का यूज़ लेते हैं, बिल्कुल सही। और थर्ड इसमें मैंने इसमें नोट डाला है कि टू कोज 1 थ्रेड टू वेट ए स्पेसिफिक एक्शन टू बी सिग्नल्ड फ्रॉम अनदर थ्रेड। जब सीमाफोर की वैल्यू 0 हो जाए तो किसी भी अदर प्रोसेस को वेट करना चाहिए कि कब वो जो दूसरी प्रोसेस है जो अंदर क्रिटिकल सेक्शन के प्रोसेस है वो उस वाली वैल्यू को कब सिग्नल करे, कब 0 से 1 करे,
तब तक इस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज्ड टू सेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एन एनिमेशन। किसी भी एनिमेशन के अंदर मान लेते हैं कि ये एनिमेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला जो ये आपको दिख रहा है और जो आपको एंडिंग में ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं इसके की फ्रेम्स। ठीक है, सीजी मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर ये टॉपिक आप पढ़ोगे। ये जो होते हैं की फ्रेम्स होते हैं, ब्लैंक फ्रेम्स होते हैं, ग्राफिक सिंबल्स होते हैं, ये सारे उसके अंदर हम यूज़ लेते हैं। बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होते हैं किसी भी एनिमेशन के, वो कहलाते हैं की फ्रेम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, डैश इज ए फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज टू राइट ए प्रोग्राम। इट प्रोवाइड ए सेट ऑफ क्लासेज एंड फंक्शंस दैट हेल्प्स यू अवॉइड राइटिंग ऑल द लो लेवल कोड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन। ये क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आपको प्रोग्राम अगर लिखना है तो इसके अंदर खुद में अपने आप में सेट ऑफ क्लासेस डिफाइन है ऑलरेडी और सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन है, रेडीमेड आपको उपलब्ध है। आपको सिर्फ उन फंक्शंस को क्या करना है? यूज़ करना है। जैसे सम का फंक्शन यहाँ बना हुआ है, डिवाइड का फंक्शन भी बना हुआ है। आपको पर्टिकुलर कोडिंग इनके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आपको प्रिंट एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही क्या करोगे, प्रिंट एफ करोगे, PRI लिखोगे, इतने में आपको प्रिंट एफ फंक्शन शो कर देगा। आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर लो। पूरा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे का जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलते हैं इसे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं, ERP सिस्टम्स हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। इसे बोलते हैं हम API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक इंटरफेस है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हो। यहाँ पे जो मोस्टली यूजेबल जो प्रोग्राम्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली जिनका यूज़ होता है, वो क्लासेस के अंदर फंक्शंस जो हैं सारे के सारे वो ऑलरेडी होते हैं। आपको डायरेक्टली क्या करना है, अपना जो कोड है, आप जो प्रोग्राम बनाना चाहते हो वो यहाँ पे बना सकते हो। डेटा इंटरचेंज की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की हम बात करते हैं। नेटवर्क के अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। ERP सिस्टम्स जो हैं ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक के अंदर देखते हैं। तो वैसे अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो भी API ही बचता है। बाकी मोस्टली हमें ध्यान है, मोस्ट सूटेबल जो आंसर है यहाँ पे वो API हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस के अंदर अगर हम लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, उस लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में क्या एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो, ओरेकल डेटाबेस के अंदर अगर हम बात करें, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है लॉजिकल और दूसरा होता है फिजिकल। तो ओरेकल डेटाबेस के अंदर दो चीज़ें हम देखते हैं, एक उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, एक उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो, फिजिकल स्ट्रक्चर में होती है डेटा फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स और कंट्रोल फाइल्स। रीडू लॉग फाइल्स नाम से क्लियर है, अगर आप डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करते हो वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं रीडू फाइल्स में, ताकि डेटाबेस के अंदर कोई भी मिस हैपनिंग हो तो हम वापस से अपने जो ओरिजिनल डेटाबेस है उसको ओरिजिनल कंडीशन में ला सकें। उसका बैकअप एक तरह से मान लो रीडू फाइल्स के अंदर होता है। जितने भी चेंजेस आपने किए हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। कंट्रोल फाइल्स में क्या होता है, आपके डेटाबेस का नाम क्या है, आपकी जो डेटाबेस की फाइल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है कंट्रोल फाइल्स के अंदर सेव। अब डेटा फाइल्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल एक टेबल के अंदर जो भी डेटाबेस के अंदर स्टोर है वो सब कहलाता है हमारा डेटा फाइल्स। अब एक फाइल की बात करें तो उसमें मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स, इसमें ये देखो ये जो ब्लॉक्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं पर्टिकुलर ये 3 ब्लॉक जो हैं उसमें उसको मिलाकर एक डेटा फाइल हमारी बन रही है। तो ये सारे हार्ड डिस्क के मैंने डिवाइडेशन किए हैं और हार्ड डिस्क इस तरीके से लॉजिकली डिवाइडेड होती है। जो भी डेटा डेटाबेस के अंदर होता है वो सब कहलाता है डेटा फाइल्स। और लॉजिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे देखो लास्ट का ऑप्शन है डेटा ब्लॉक। डेटा ब्लॉक क्या होता है, तो जब डेटाबेस बनाते हैं उस टाइम हम डिसाइड करेंगे कि एक डेटा ब्लॉक कितने साइज़ का होगा। ये नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक को बताता है कि डेटा ब्लॉक का साइज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या मान के चल रहा है। मान लेते हैं 2K 4K
अब इसमें ये कुछ भी मान सकता है और कुछ भी लेकर चल सकता है। स्टार्टिंग में ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा डेटा ब्लॉक का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2 ब्लॉक से मिलकर एक डेटा ब्लॉक यहाँ पे बनाया जा रहा है। एक्सटेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा ब्लॉक कहलाते हैं एक्सटेंट। अब 2 ब्लॉक को मिला के अगर एक डेटा ब्लॉक बन रहा है तो मान लेते हैं 4 और 6 को मिला के एक एक्सटेंट बन रहा है। कॉन्टीन्यूस जो डेटा ब्लॉक्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम एक्सटेंट्स। कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि आप एक डेटा ब्लॉक, एक ब्लॉक ये वाला ले लो दूसरा ये ले लो, ये पॉसिबल नहीं है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट्स। बट सेगमेंट और एक्सटेंट में मेन फ़र्क क्या है? तो एक्सटेंट हमेशा एक पर्टिकुलर डेटा फाइल से ही बिलोंग करेगा और कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स इसके अंदर होते हैं। बट सेगमेंट की क्या खासियत होती है? मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर एक्सटेंट, दूसरा पर्टिकुलर एक्सटेंट और तीसरा पर्टिकुलर एक्सटेंट, इन तीनों एक्सटेंट से मिलकर, मतलब वो एक्सटेंट भी इसमें शामिल हैं जो अलग अलग डेटा फाइल से बिलोंग कर रहे हैं, बट ये सारे मिलकर कलेक्शन ऑफ जो एक्सटेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट के अंदर आने वाली एक्सटेंट जो होते हैं वो अलग अलग डेटा फाइल से बिलोंग कर सकते हैं। बट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कलेक्शन ऑफ डेटा ब्लॉक जो पर्टिकुलर एक डेटा फाइल से ही बिलोंग करे वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है एक्सटेंट। और मल्टीपल सेगमेंट्स मिलकर एक टेबल स्पेस बनाते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो टेबल स्पेस होता है, पर्टिकुलर टेबल स्पेस में मल्टीपल 1 और मोर सेगमेंट्स हो सकते हैं। उन 1 और मोर सेगमेंट्स के अंदर मल्टीपल एक्सटेंट होंगे। एक्सटेंट के अंदर डेटा ब्लॉक्स होते हैं। अब हम इसके ऑप्शन पढ़ने शुरू करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट इस ओरेकल डेटाबेस के बारे में सही नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है, अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ये किस बारे में बात कर रहा है। एन एक्सटेंट इज ए सेट ऑफ लॉजिकल कॉन्टिन्यूस डेटा ब्लॉक, यहाँ तक बिल्कुल सही है। एलोकेटेड फॉर स्टोरिंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सटेंट जो होता है वो लॉजिकल कॉन्टिन्यूस ब्लॉक होते हैं। फिजिकली आप कोई मतलब नहीं बनाते हो, लॉजिकली वो डिवाइडेड होते हैं। लॉजिकल कॉन्टिन्यूस डेटा ब्लॉक होते हैं और उनका यूज़ आप करते हो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। नंबर सेकंड है सेगमेंट इनहेरिटेंस, मतलब आपने सेगमेंट को इनहेरिट किया किसी अदर के अंदर। इज एन एट्रीब्यूट इनहेरिटेड फ्रॉम द टेबल स्पेस दैट कंटेन द सेगमेंट। ये बोल रहे सेगमेंट इनहेरिटेंस, आपने एक टेबल स्पेस से इनहेरिट किया और उसके अंदर एक सेगमेंट था। क्या मैंने आपको पूरे डिस्कशन में ऐसा कुछ बताया जिसमें हम इनहेरिट कर रहे हैं सेगमेंट को? तो हम टेबल के अंदर से कोई इनहेरिट करके सेगमेंट नहीं ला रहे। और थर्ड ऑप्शन और देखते हैं, ए सेगमेंट इज ए सेट ऑफ एक्सटेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। सेगमेंट जो है कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एक्सटेंट होते हैं, एलोकेटेड फॉर स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। और ये क्या करते हैं? एलोकेटेड होते हैं एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट को जो कि डिफाइन है एक टेबल के अंदर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी तक इस वाली लाइन पे ही मुझे डाउट है। और फोर्थ ऑप्शन है कि लॉजिकल स्पेस मैनेजमेंट इज यूज टू ट्रैक और एलोकेट द एक्सटेंट्स इन ए टेबल स्पेस। तो ये एक मैंने टॉपिक अपने ने बात नहीं की, लॉजिकल मैनेजमेंट स्पेस। आपने स्पेस को लॉजिकली डिवाइड किया, बट उस डिवाइडेशन का सारा मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है वो यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ करके हम ट्रैक करते हैं और एलोकेट करते हैं एक्सटेंट इन ए टेबल स्पेस। मैंने ये बताया आपको, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देती हूँ जिससे हमें इजीली समझ आ जाए। हमने यहाँ पे बात की थी मल्टीपल एक्सटेंट जो हैं, जैसे एक एक्सटेंट इस डेटा फाइल में, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। अब अगर टेबल के अंदर हमें और डेटा सेव करना है ना, ये तीनों एक्सटेंट हैं, अलग अलग डेटा फाइल में बिलोंग करते हैं, बट हम इनको एक सेगमेंट में डाल सकते हैं। और एक सेगमेंट में डालने का फ़ायदा, इसमें पर्टिकुलर किसी एक टाइप की इंफॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट का डेटा था, स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ाता है वो टेबल हमने यहाँ पे सेव कर रखी थी, और स्टूडेंट ने क्या क्या फीस जमा करी वो हमने यहाँ सेव कर रखी थी, और स्टूडेंट की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह, वो हमने इसमें कर रखा था। तीनों रिलेटेड है स्टूडेंट से,
तो वो हमने एक सेगमेंट बनाया स्टूडेंट, उसमें मल्टीपल एक्सटेंट हमने डाल दिए और वो एक्सटेंट जो है वो अलग अलग डेटा फाइल में हमने डिफाइन किए थे। इस पूरे के पूरे स्टूडेंट टेबल को हमने टेबल स्पेस के अंदर डिफाइन किया और इस टेबल स्पेस के अंदर टेबल्स होती हैं। स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वो देखो कितने जगह पे अपने एक्सटेंट बना रही है। नंबर 1 इस डेटा फाइल में, ए नंबर मान लेते हैं, बी में नहीं है, सी में और डी में। ए सी डी के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल का पूरा कंप्लीट डेटा हमने सेव करके रख दिया। स्कूल के अंदर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी का एक कोई कोर्स हमने लॉन्च किया, जैसे ड्राइंग का, तो ड्राइंग कॉलम को ऐड करने के लिए हमें एक एक्सटेंट और बनाना पड़ा। मान लेते हैं वो एक्सटेंट हमने इस वाले ब्लॉक में बना दिया। अब इस एक्सटेंट को बनाकर हम ये जो ड्राइंग वाला जो ब्लॉक है इसे हमने उस टेबल के अंदर ही मैनेज कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगी कि कौन कौन सी डेटा फाइल्स और कौन कौन सी उसकी लोकेशन है। उन सब का मैनेजमेंट रखने के लिए हमारे पास होता है लॉजिकल मैनेजमेंट स्पेस। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा ओरेकल लॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए, वो है ऑप्शन नंबर 2। ना तो हम टेबल स्पेस से कोई सेगमेंट इनहेरिट करते हैं और ना ही जो इनहेरिट किया गया जो भी हमारा सेगमेंट इनहेरिटेंस है, इस नाम के कोई एट्रीब्यूट को हम इनहेरिट नहीं करते। और जब इनहेरिट ही नहीं करते तो वो क्या कंटेन करता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत रहती है? अब इसमें क्या है कि ये कुछ चीज़ें हैं, ये ही आपको ध्यान रखनी है। डेटा फाइल्स क्या होती हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर आएगा इन शब्दों के ऊपर ही आएगा। रीडू फाइल्स क्या सेव करती हैं, कंट्रोल फाइल्स के अंदर क्या सेव होता है, टेबल और जो ओरेकल डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले टेबल स्पेस, देन सेगमेंट, देन एक्सटेंट, देन डेटा ब्लॉक। तो डिफरेंट डेटा फाइल्स के अंदर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वो हम डिफाइन कर सकते हैं सेगमेंट को। एक एक्सटेंट पर्टिकुलर एक ही डेटा फाइल से बिलोंग करेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक एक्सटेंट बनाते समय आपने एक ब्लॉक ये ले लिया, दूसरा आपने ये ले लिया, ये अलाउड नहीं है। एक्सटेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस डेटा ब्लॉक होने चाहिए, एक ही डेटा फाइल के अंदर डिफाइन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट एक्सएमएल। एक्सएमएल के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है। XML is designed to carry data. XML uses predefined tags. XML stores data in plain text format और XML is extensible। तो ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। XML का फुल फॉर्म ही होता है एक्सटेंसिबल, तो XML एक्सटेंसिबल तो होती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। XML स्टोर करती है डेटा को इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, बिल्कुल करेक्ट है। XML में जो डेटा है वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हम लिखते हैं। आप जब XML को पढ़ते हो तो आपको ये पता भी होगा। कैरी करती है डेटा को, ये भी बिल्कुल सही है। और XML की सबसे बड़ी कंडीशन कि वो प्री डिफाइंड टैग को यूज़ नहीं करती, आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सब कुछ डिफाइन करते हो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो यहाँ पे नोट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बारे में कौन सी जो बात है वो बिल्कुल सही दिखाती है इन चारों में से। इट इंक्रीजेज द पोर्टेबिलिटी कोड। पहले आप देखो असेंबली लैंग्वेज होती क्या है। 0101 की लैंग्वेज के बाद में हमारे पास एक और लैंग्वेज आई थी असेंबली, जिसे हम कैसे लिख सकते थे, निमोनिक्स के अंदर लिख सकते थे। जैसे उसमें ऐड करना है 2 नंबर का, तो हम उसमें इंग्लिश लाइन को भी, इंग्लिश वर्ड को भी यूज़ करते हैं ऐड, और बाइनरी को भी यूज़ करते हैं। तो ये निमोनिक्स है, मिक्स है ये बाइनरी की और इसकी इंग्लिश स्ट्रक्चर की। लो लेवल लैंग्वेज है, पर्टिकुलर किसी मशीन पे ही ये समझी जा सकती है। अगर ये इस कंप्यूटर के लिए बनाई गई कोड कोई है तो वो दूसरी किसी मशीन के ऊपर अच्छे से काम करे, कोई गारंटी नहीं है। इसी चीज़ को बोला जाता है पोर्टेबिलिटी नहीं होना, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इंक्रीजेज द पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो जाएगा। इससे हम कोई पोर्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहे। असेंबली भाषा का यूज़ अगर हम करते थे वहाँ पे पोर्टेबल ऑप्शन हमें नहीं मिलता था। पोर्टेबल होता है कि आपने एक कोड बना दिया, वो मैक ओएस पे भी चल रहा है,
आपके विंडोज़ के भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर रहा है, कोई भी मशीन है 32 बिट है, सब पे वो अच्छे से अपने आप हैंडल करके वो प्रोग्राम आपका चल रहा है। वो होता है पोर्टेबल। एक मशीन पे जैसा काम कर रहा है दूसरी पे भी वो वैसा ही काम करे। सेकंड है इट इज़ व्हाट द कंप्यूटर सीज एंड डील्स विद। ये एक ऐसी भाषा है जैसे कंप्यूटर देखता है वो वैसे ही करता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ बता नहीं रहा है। और ऑप्शन नंबर थर्ड को एक बार छोड़ो, फोर्थ देखो, वन लाइन में इन्वॉल्व मैनी लो लेवल ऑपरेशन। तो देखो एक ऑपरेशन तो मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में हम मल्टीपल ऑपरेशन लिख पाएँ। यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन में आप एक ही ऑपरेशन लिख पाओगे। आगे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप उसके लिए एक अलग से कीवर्ड लिखो, देन डेटा आप उसको प्रोवाइड करवाओ। और ये सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखे जाते थे, जो भी इंग्लिश में आप इंस्ट्रक्शन उसको दोगे। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। इट इज़ टाइड टू द स्पेसिफाइज ऑफ द अंडरलाइंग मशीन। तो ये लैंग्वेज क्या करती है, स्पेसिफिक्स जिस मशीन के लिए है ये उसके साथ ही टाइड होती है, मतलब एक जुड़ी हुई होती है। पर्टिकुलर जो कोड हम लिखते हैं वो उस मशीन के ऊपर ही रन होता है ना। तो ये स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है आपकी असेंबली लैंग्वेज को। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSTN इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नेटवर्क। PSTN का पहले तो फुल फॉर्म आप बताओ। पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब आपको थोड़ा सा पुराने टाइम में लेके चलते हैं। तो उसमें क्या होता था, आप जिस पर्टिकुलर फ़ोन से कॉल करते थे, मान लेते हैं आपको मुंबई कॉल करना है, तो यहाँ पे एक टेलीफोन एक्सचेंज होता था, नाम भी आपको याद होगा। आपका जो फ़ोन की लाइन है वो कनेक्टेड होती थी एक्सचेंज से, और अगर आपने मुंबई में कॉल किया है तो मुंबई की कॉल यहाँ पे, दिल्ली की यहाँ पे, हैदराबाद की यहाँ पे, केरला की यहाँ पे, इस तरीके से टेलीफोन एक्सचेंज होता था। वहाँ पे देखा जाता है कि आपकी फ़ोन जो है वो कौन से वाले स्टेट में जा रही है, फिर उस लाइन को पर्टिकुलर वहाँ पे जोड़ दिया जाता था और आपकी बात हो जाती थी मुंबई के अंदर। जो इस तरीके का जो पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क हम बनाते थे फ़ोन के माध्यम से, ये किस तरह का होता था, स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, ऑप्टिकल स्विचिंग, असिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड स्विचिंग या फिर पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग टेक्निक सिर्फ 3 ही होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और एक आपने सुनी होगी मैसेज स्विचिंग। तो ये स्विचिंग टेक्निक के अगर नाम भी आपको पता थे, आप इन दोनों को कैंसिल कर दो। अब बात करेंगे पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग की। सर्किट में क्या होता है, ग्रेजुएशन के टाइम में जब ये क्वेश्चन आता था तो आपको पता होगा एक पेज पर्टिकुलर तीनों स्विचिंग के नाम लिखते थे, उन तीनों में आपस में क्या क्या डिफरेंस है, उसके अगर डिफरेंस देखें तो हम 10 से 12 डिफरेंस निकाल के पूरा पेज भर के उसका आंसर हम लिखते थे। सर्किट स्विचिंग सिंपली क्या है कि आप जब तक दूसरे से बात कर रहे हो उस लाइन के ऊपर कोई भी दूसरा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो लाइन पर्टिकुलर चलती रहेगी। एग्जाम्पल लो आप अपने टेलीफोन नेटवर्क का जो वायर के थ्रू कनेक्टेड है ना, वायरलेस नहीं, मोबाइल की हम बात नहीं कर रहे, वायर्ड की। आपने यहाँ से फ़ोन मिलाया अपने दोस्त को, उसने फ़ोन को उठा लिया, तीसरा बंदा अगर आपको फ़ोन कर रहा है बार बार तो आपका फ़ोन बिजी आएगा। जब आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट करोगे उसके बाद ही इसका फ़ोन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, पहले आपका एक पर्टिकुलर कनेक्शन बनाया जाता है। सर्किट स्विचिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, सिक्योर कनेक्शन होता है ये। जब तक आप अपनी पूरी बात नहीं कर देंगे, जब तक आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए ये रिजर्व हो जाता है। यहाँ पे स्टोर फॉरवर्ड की टेक्निक को यूज़ नहीं करते कि पहले थोड़ा सा डेटा स्टोर किया फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। पर्टिकुलर ये एक जो है आपको इस वाले क्वेश्चन को देखने के लिए बहुत है। अब आप इसी एग्जाम्पल को यहाँ वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। आप जब तक उस लाइन से कनेक्टेड है तब तक आप बात करते रहोगे, जैसे ही आप अपनी तरफ से फ़ोन को रखोगे, डिस्कनेक्ट करोगे, तभी जो है आपकी लाइन वहाँ से कट होगी, वरना वो आपके लिए रिजर्व है। पैकेट स्विचिंग में ऐसे नहीं होता। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, आप एक डेटा का एक छोटा पैकेट बना के वाईफाई मतलब वायरलेस तरीके से भेज देते हो दूसरे को, फिर दूसरा पैकेट बना के भेज देते हो, तीसरा पैकेट बना के भेज देते हो, सामने वाले को भी वो इसी तरीके से पैकेट फॉर्म में सारा का सारा मिलने के बाद में
वो सीक्वेंस में फिर उसको बाद में मिलता है। इसमें डेटा जिस जिस नेटवर्क के थ्रू होके जाएगा वो सब नेटवर्क उस डेटा को स्टोर करेंगे, देन अगले वाले पे फॉरवर्ड करेंगे। इसे बोलते हैं स्टोर फॉरवर्ड टेक्निक। और लास्ट में ये पूरा डेटा फॉरवर्ड कर दिया जाता है पर्टिकुलर यूज़र को जिसके लिए वो डेटा भेजा गया है। सारे डेटा पैकेट्स के अंदर अपना जो डेस्टिनेशन होता है, उसको जहाँ पे जाना है वहाँ का भी एड्रेस होता है, और जहाँ से वो चला है वहाँ का भी उसके पास एड्रेस होता है। जो भी मीडियम में उसके पास जिस नेटवर्क के ऊपर उसको वो कनेक्ट किया जाएगा उसके भी डिटेल्स उसके पास होती हैं। तो पैकेट में डेटा जो है वो ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, ओरिजिनल डेटा यहाँ पे कम होता है। सिक्योर नहीं है, आपके डेटा को कोई भी बीच में से हैक कर सकता है, उसमें मिस इंटरप्रेट कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल सिक्योर होता है। PSTN किसका एग्जाम्पल है? सर्किट स्विचिंग का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम ए स्मॉल फास्ट मेमोरी इज इंसर्टेड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर। ये आपका प्रोसेसर है, और प्रोसेसर आपको ध्यान होगा डायरेक्ट हार्ड डिस्क का जो डेटा होता है, सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसे यूज़ नहीं करता। ये डायरेक्टली अगर देखें तो लास्ट मेन मेमोरी तक ही जाता है, इस मेमोरी को वो एक्सेस करता है। क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है, इसमें मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स होते हैं जिसमें ढूंढने में टाइम लगता है, इसलिए प्रोसेसर का डायरेक्ट कनेक्शन कभी हार्ड डिस्क से नहीं होता। वो मैक्सिमम कौन सी मेमोरी को एक्सेस करेगा? मेन मेमोरी को। बट मेन मेमोरी भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे 8 GB की मेन मेमोरी है, प्रोसेसर की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, 8 GB का स्पेस भी बड़ा है, इस वजह से डेटा एक्सेस करने के लिए बीच में मल्टीपल मेमोरीज का यूज़ लिया जाता है। तो सबसे पॉपुलर जो एक मेमोरी हम पढ़ते हैं वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में लगाई जाती है, कुछ MB के अंदर होती है, और प्रोसेसर के अंदर जो है होते हैं रजिस्टर जिसमें वो डेटा रखता है। रजिस्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कुछ बिट्स का डेटा ही रखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 20 बिट का डेटा रजिस्टर के अंदर आ रहा है, तो बिट्स के अंदर मतलब उसे एक्सेस करने के लिए प्रोसेसर को बहुत ही स्पीड के अंदर डेटा मिल जाता है। उसके बाद में उसको कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है, और कैश में भी अगर डेटा नहीं मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेन मेमोरी के अंदर सर्च करता है। तो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में डेटा को एक्सेस करने के लिए, फास्ट एक्सेस करने के लिए और मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कम से कम टाइम में उसको डेटा मिल जाए मेमोरी से, हम लगाते हैं कैश मेमोरी। यहाँ पे एक्यूमुलेटर, फिर है रजिस्टर, फिर है डायनामिक रैम हटा दो, और कैश। रजिस्टर कैश में हमें कंफ्यूजन नहीं रखना। रजिस्टर पार्ट होता है प्रोसेसर का, कैश अलग से एक मेमोरी लगाई जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।